Good morning, students. Today we'll continue our discussion on development of mechanical equivalent circuit diagram using nodal method. So, in continuation to the discussion we had earlier, हमने देखा था कि हम लोग अगर हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, राइट, तो हम उसका कल हमने फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी देखी थी, राइट। आज हम देखेंगे कि पहले हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना पाए अगर इस तरह का एक मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका पहले एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना पाए मैकेनिकल फॉर्म में ही, फिर हम उसको इक्विवेलेंट करंट सर्किट में और वोल्टेज सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नोडल मेथड। तो पहला स्टेप नोडल मेथड में है, पहला पॉइंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, नोड्स आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो नोड्स होती है यही उन्हीं नोड्स की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स के बराबर होगी। तो इस गिवन प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि तीन मासेस हैं और इनके तीन डिस्प्लेसमेंट हैं, 1 2 एंड 3। तो तीन, इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास तीन नोड्स होंगे, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सारे ब्लॉक्स को अब इन नोड्स के बीच में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कनेक्ट masses as per the diagram between the nodes। ठीक है, एक इसमें रेफरेंस नोड हो जाएगी, तो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी? नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स प्लस वन रेफरेंस नोड। ठीक है ना, रेफरेंस नोड भी रहेगी एक। तो मास जैसे ये m1 है, राइट, तो ये रेफरेंस नोड क्या रिप्रेजेंट करेगी? रेफरेंस नोड इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो मास m1 जो है रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है, मास m3 इनके थ्रू रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है। तो अभी हम नोड्स बना के फिर देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो m1 जैसे आपका मास जो है वो किस किस के बीच में हो जाएगा? x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नोड होगी, तो x1 नोड और रेफरेंस नोड के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो मासेस कनेक्ट करेंगे, फिर हम स्टेप 3 फॉलो करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे? कनेक्ट ऑल रिमेनिंग अदर ब्लॉक्स, कनेक्ट रिमेनिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो जैसे हमें ये प्रॉब्लम दी हुई है तो उसके हिसाब से हम क्या करें? सबसे पहले एक रेफरेंस नोड बना लें। ठीक है, जैसे हम बनाते ही हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो ये एक रेफरेंस नोड हो गई। ठीक है, रेफरेंस नोड। ठीक, फिर हमारे कितने डिस्प्लेसमेंट्स हैं? तीन डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो तीन नोड्स और बना लें। ठीक, जैसे एक नोड यहाँ बना लेते हैं, x1, राइट, x2 एंड x3। ठीक है, तीन नोड्स बना ली। अब देखिए इस डायग्राम में चले, अब देखो x1 और रेफरेंस नोड के बीच में m1 मास है, तो x1 और रेफरेंस नोड के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया m1 मास। ठीक है, इसी तरह x2 और रेफरेंस के बीच में कनेक्टेड है m2 मास। इसी तरह x3 और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है मास 3, m3 मास। तो ये स्टेप्स खत्म हो गए। ठीक,
1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, बाकी रिमेनिंग ब्लॉक कराने हैं। तो देखो ये क्या है, फोर्स अप्लाइड है किस पे, M1 ब्लॉक पे, यानी कि कौन सी नोड पे, X1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नोड है उस पे कनेक्टेड है। तो एक फोर्स का ब्लॉक बना लें, ठीक है, फोर्स लगा लें कहाँ पर, रेफरेंस और X1 नोड पे अप्लाई होता है, ठीक है। फिर और देखो, तो अब M1 से रिलेटेड सारी चीज़ें बना लें पहले। तो M1 से रिलेटेड और क्या है, D1 है, ठीक है। तो इसमें से धीरे धीरे चीज़ें रब करते जाए। हमने फोर्स बना लिया, ठीक है, हमने फोर्स बना लिया, X1 बना लिया, X2 बना लिया, X3 बना लिया। अभी M1 M2 M3 डिलीट नहीं मारते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब हमें क्या बनाना है, अब हम देखेंगे कि रेफरेंस नोड, ये है ना रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड और M1 के बीच में क्या कनेक्टेड है, D1, ठीक है। तो नोड, रेफरेंस नोड, नोड 1 और रेफरेंस नोड के बीच में क्या कनेक्टेड है, D1, ठीक है। फिर देखिए M1 और M2 के बीच में क्या कनेक्टेड है, K12 और D12, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया K12 और K12 और D12, ठीक है, दोनों पैरेलल में बना दिए, राइट। तो अब हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया, D11 बना दिया हमने, M1 मास बना दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको रब कर दें, राइट। अब क्या बचा, अब देखो M2 और, अब क्या है, अब तो सिंपल है, M2 और M3 के बीच में कुछ नहीं है। तो M2 और M3 के बीच में कुछ नहीं है, तो इसको मुझे एक शायद छूट गया है, M2 और M3 के बीच में एक और है, सॉरी, यहाँ पर एक और डैम्पर है K23, ठीक है, यहाँ पर एक और डैम्पर है, सॉरी, K23, ये एक रह गया था मेन डायग्राम में, ठीक। तो M2 और M3 के बीच में, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका K23, ठीक है, K23 बन गया। फिर देखो M2 से डायरेक्टली रेफरेंस नोड पे क्या कनेक्टेड है, K2 और D2, ठीक है, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो हम यहाँ पर इस तरह से X2 नोड पे K2 और D2 बना देंगे, ठीक। फिर देखो M3 ब्लॉक से रेफरेंस नोड के बीच में क्या कनेक्टेड है, K3 और D3, और दोनों आपस में पैरेलल में है। तो हम यहाँ पर इस तरह से आगे ले लें इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे हम K3 लगा दें और यहाँ पर D3 लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, उसी मैकेनिकल सिस्टम का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स हैं उतनी नोड्स बना ली। फिर हमने एक रेफरेंस नोड और ले ली उसके अलावा। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले मासेस ब्लॉक कर बना दिए, क्योंकि जो भी रेफरेंस नोड, ये मासेस भी होंगे, डिस्प्लेसमेंट मासेस एक ही बात है, राइट। तो हर नोड पे हमने मास कनेक्ट कर दिया, M1 M2 M3। उसके बाद हमने जिस भी ब्लॉक पे फोर्स था वो फोर्स कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम रिमेनिंग ब्लॉक्स को एक एक करके कनेक्ट करते चले गए, ठीक है। तो हमने देखा
कि कुछ ब्लॉक्स जो है नोड से रेफरेंस के बीच में थे तो वो कनेक्ट कर दिए, कुछ ब्लॉक्स नोड 1 नोड 2 के बीच में है और वो आपस में पैरेलल में थे तो पैरेलल में बना दिए, अगर सीरीज में होते तो सीरीज में बना देते। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम इस पे क्या करते हैं, अब हम इस डायग्राम से इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमको इससे जो है इक्वेशन लिखनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब नोडल एनालिसिस लगाएंगे, अप्लाई नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तो नोड 1 पे लगाते हैं। ठीक, नोड 1 पे अगर हम नोडल एनालिसिस लगाएं तो हम क्या कह सकते हैं, नोड 1 पे देखिए क्या फोर्स आ रहा है, ये इनपुट है, नोडल एनालिसिस लगानी है तो एफ ऑफ टी इनपुट हो गया। ठीक है, अब आउटपुट क्या है, m1। ठीक, और इसके साथ क्या आएगा, dx d2x बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, और क्या था, डैम्पर के साथ क्या आता था, d1, d1 डैम्पर है ना, d1, और डैम्पर के साथ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dt। ठीक है, फिर प्लस दूसरा डैम्पर भी है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इस नोड पे और क्या कनेक्टेड है, अब देखो नोड और रेफरेंस के बीच में हो गया, अब नोड 1 और नोड 2 के बीच में है, तो जैसे हम लिखते थे ना, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। ठीक है, अब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा k12। ठीक है, और एक डैम्पर है तो आ जाएगा d12 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में नोड एनालिसिस लगाते थे, सेम वैसे ही करना है। राइट, चलो ये हो गया नोड 1। अब देखो नोड 2 पे कैसे लिखेंगे, नोड 2 पे देखो। ठीक, तो नोड 2 पे जो है कोई फोर्स नहीं है तो उसको लिख देंगे 0, फोर्स कोई है नहीं तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो फिर अगेन क्या हो जाएगा, m2 d2x अपॉन dt स्क्वायर, m2 है ना, m2 है, फिर k2 है तो k2 के साथ k2 और d2 है तो d2 लिख देते हैं पहले, d2 dx बाई dt। ठीक, प्लस k2 k2 x2, k2 x2, ये k2 और x2 है ना, और फिर d2 भी है तो d2 भी लिख दें, d2 प्लस, अच्छा d2 हम लिख चुके हैं, d2 dx बाई dt। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। ठीक, तो m2 ये हो गया, राइट, ये इधर हो गए, तो ये 3 हो गए। अब हमको क्या करना है, ये बचे हुए लिखने हैं। ठीक है, बचे हुए कौन से, x2 और x1 से के बीच के, और x2 और x3 के बीच के। ठीक है, तो अब ये क्या आएंगे, ये आएगा प्लस। ठीक, अब क्या है देखो, k12 x2 माइनस x1, ऐसे ही तो लिखते थे, जैसे ये वोल्टेज होती तो क्या लिखते, इधर की करंट कैसे लिखते, v2 माइनस v1 और इनटू ये। ठीक है, प्लस d12 d बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, और क्या रह गया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया k23, k23 रह गया ना, k23 रह गया, तो आ जाएगा प्लस k23 इंटू x2 माइनस x3। ठीक है, तो ये नोड 2 के लिए हो जाएगा। ठीक, इसी तरह नोड 3 देखो,
3 के लिए देखिए, नोड 3 पे क्या क्या कनेक्टेड है, तो अगेन फोर्स कोई है नहीं, तो फोर्स लिख देंगे 0। ठीक है, नोड 3 पे सबसे पहले आ जाएगा M23 dx3, मतलब यहाँ पर सब होगा, ये dx2 है, ये dx1 है, सॉरी यहाँ पे x1 भी लिखना पड़ेगा, x2। ठीक है, तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर m3 मास है ना, x1 x2 x3 लिखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस k3 है, तो k3 इंटू x3 हो जाएगा, प्लस d3 है, d3 इंटू dx3 अपॉन dt, राइट, प्लस और क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस ये k23 रह गया, राइट। तो इसको लिख देंगे प्लस k23 इंटू x3 माइनस x2, राइट। तो ये कंप्लीट आपकी इस सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो वहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शंस निकाल पाएंगे, x1 अपॉन इनपुट, x2 अपॉन इनपुट और x3 अपॉन इनपुट, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम कैसे किसी गिवन मैकेनिकल सिस्टम से, ठीक है, हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम दिया था, उससे हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया और सर्किट डायग्राम पर फिर हमने नोडल एनालिसिस लगाकर नोड्स की इक्वेशन लिख ली। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए अपना ये जो हमने कल टेबल निकाली थी, है ना, कल हमने ये टेबल निकाली थी जो, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम जो है हमने टेबल निकाली थी ना कल, हाँ, कल हमने ये टेबल निकाली थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, जैसे मास की जगह अगर हमको इसका फोर्स करंट इन एनालॉगस इक्वेशंस बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फोर्स की जगह मास की जगह m1 की जगह c1 लिख देंगे, d1 की जगह 1/r1 लिख देंगे, k12 की जगह 1/l12 लिख देंगे, इस तरह से पूरी इक्वेशन को चेंज कर देंगे, ft की जगह आ जाएगा it। तो ऐसे करके हम ये पूरी इक्वेशन चेंज कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेंगे अभी, है ना। तो एक थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि हमको ये डायग्राम दिया हुआ है, K1 ये लगा हुआ है, इस पे डिस्प्लेसमेंट है आपका x1, ठीक है, और ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F1। यहाँ पर आपका डैम्पर लगा है, ये डैम्पर लगा है, डैम्पर हो गया आपका F2, और ये स्प्रिंग लगा है K2, और यहाँ पर मास लगा है M2, और अगेन यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स है F3, और इस M2 ब्लॉक पे आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें ये कह रहा है डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका
हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इसका नोडल मेथड लगाकर सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, कितने डिस्प्लेसमेंट्स हैं, 2 डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो कितनी नोड्स बन जाएंगी, 3 नोड्स बन जाएंगी। 3 क्या मतलब 2 ही हैं, एक ये रेफरेंस नोड और x1 और x2 नोड। ठीक, बन गई। अब x1 से डायरेक्ट क्या कनेक्टेड है, m1 मास, और x2 से क्या कनेक्टेड है, m2 मास। ठीक है, अब देखिए इस पे फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है m2 पे, तो हमने यहाँ पर फोर्स बना दिया। हमने यहाँ पर फोर्स बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो x2 पे और क्या लगा है, m1 पे देखते हैं सबसे पहले, m1 आसान है, तो m1 और रेफरेंस के बीच में k1 लगा हुआ है, तो m1 और रेफरेंस के बीच में हमने लगा दिया k1। ठीक है, और क्या लगा है m1 पे, m1 और रेफरेंस के बीच में आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो ये भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है डैम्पर की तरह काम करता है, तो हमने एक यहाँ पर डैम्पर लगा दिया F1। ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, डैम्पर लगा दिया F1। अब देखो नोड 1 और 2 के बीच में क्या लगा है, F2 और K2 लगे ना, ये दोनों लगे हैं F2 और K2, मास M1 और M2 के बीच में, और दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, तो हमने यहाँ पर बना दिया K2। ठीक है, और यहाँ पर हमने बना दिया F2, बना दिया। ठीक है, और क्या बचा है, और हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स बचा है, तो यहाँ पर एक डैम्पर बना दें F3। करेक्ट, बन गया। तो अब ये हमारा डायग्राम बन गया, अब हमको क्या करना है, नोट्स पे इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए नोट्स पे इक्वेशन लिखी जाए, नोड 1 देखते हैं सबसे पहले, नोड 1 पे इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो नोड 1 पे देखो कौन सी है, नोड 1 ये है। ठीक है, नोड 1 पे इक्वेशन लिखी जाए, तो m1 d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस f1 dx1 अपॉन dt प्लस k1 x1 प्लस f2, f2 अब क्या है, x1 x2 के बीच में, तो f2 d बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 प्लस k2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक, नोड 1 हो ये हो गए। अब लिखते हैं नोड 2 की इक्वेशन, नोड 2 की इक्वेशन लिखी जाए। ठीक है, तो नोड 2 हो गया आपका अगेन m2 d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस अब इस पे फोर्स लगा हुआ है, तो इक्वल टू Ft लिख देंगे। ठीक है, फोर्स लगा है ना, फोर्स लगा, ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पर आएगा F3 dx2 अपॉन dt प्लस F3 हो गया, ये हो गया ना, F3 हो गया, और कुछ नहीं लगा है, अब बस ये वाले ब्लॉक्स लगे हैं, प्लस अगेन आ जाएगा F2 d बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस k2 इंटू x2 माइनस x1।
ठीक, तो ये हो गई आपकी दोनों की नोडल इक्वेशंस, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो, अगर फर्स्ट इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये हो जाएगा m1, ठीक है, एस स्क्वायर, वो है ना डबल डिफ्रेंशिएशन, m1 एस स्क्वायर, x1 के लिए लिख देंगे x1s, ठीक है, प्लस f1s इंटू x1s, प्लस k1 x1s, ठीक है ना, प्लस s f2s इंटू x1s माइनस x2s, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है, प्लस k2 इंटू x1s माइनस x2s इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट उस पे। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 एक तरफ ले लेते हैं, x1 वाले टर्म्स ले सकते हैं ना, तो x1s लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो m1 एस स्क्वायर यहाँ से है ना, m1 एस स्क्वायर प्लस f1s प्लस k1 प्लस f2s प्लस k2, राइट, प्लस फिर इसी तरह हम x2s वाले भी ले सकते हैं, तो x2 वाले लेंगे अगर आप तो इसको ऐसे लिखते हैं x2s, तो x2s वाले देखो क्या क्या है, ये है, तो माइनस ऑफ f2s माइनस ऑफ k2, ये आएगा, है ना, यही तो आएगा। इसको हम और सिंप्लीफाइड लिख सकते थे, इसको हम ऐसे लिख सकते थे m1 एस स्क्वायर प्लस s f1 प्लस f2 प्लस k1 प्लस k2, ठीक है। यही इसी को रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक। और यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते थे कि माइनस साइन बाहर ले लेते, इसको ऐसे लिख देते x2s और ये हो जाता तुम्हारा sf2 प्लस k2, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये नोड 1 के लिए हो गया, और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि m1 एस स्क्वायर प्लस s f1 प्लस f2 प्लस k1 k2 इंटू x1s इज इक्वल टू sf2 प्लस k2 इंटू x2, ठीक है। कुछ नहीं किया है, इसको जीरो के इधर ले गए, मतलब राइट हैंड साइड ले गए, तो इस तरह ये आ जाएगा, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब देखो नोड 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, नोड 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो हमने नोड 2 के लिए इक्वेशन लिखी थी, तो वो क्या आएगी, वो आएगी, देखो नोड 2 पे जो हमारी इक्वेशन है, कहाँ है हमारी इक्वेशन, ये है, तो ये आएगी, देखो m2 एस स्क्वायर ना, m2 एस स्क्वायर x2s प्लस s f3 x2s प्लस f2 s f2 x2s माइनस x1s प्लस k2 x2s माइनस x1s इज इक्वल टू f ऑफ s, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम इसमें भी वही करते हैं कि x1 x2 वाले टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो x2 वाले टर्म्स लिख लें सबसे पहले,
तो ये देखो ये आएगा m2s², ये है ना, प्लस sf3 ये वाला, यहाँ से आएगा प्लस sf2, ठीक है, यहाँ से आएगा, और एक यहाँ से आएगा प्लस k2, ठीक है, x2s है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले लें, माइनस x1s, ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट ना, माइनस x1s। तो यहाँ पर आएगा ये है ना, प्लस sf2 ये वाला टर्म, sf2, और एक ये वाला टर्म प्लस k2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1s को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, कहाँ से, पहली वाली इक्वेशन से। तो रिप्लेस x1s, ये वाली, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। रिप्लेस x1s फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आपकी क्या हो जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा, पहला पार्ट m2s² प्लस s इंटू f2 प्लस f3 प्लस k2, ऐसे ही रहेगा ना, प्लस इंटू x2s, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो x1 यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक, माइनस, तो x1 देखो यहाँ पे ये वाला टर्म तो लिख ही दें पहले, sf2 प्लस k2, ये तो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो x1 क्या आएगा, x1 यहाँ से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x2s, राइट, यहाँ पे आ जाएगा x2s, ठीक है। sf2 प्लस k2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, तो दो बार लिख देते हैं sf2 प्लस k2, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, रिप्लेस करना है बस। यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, क्या आएगी, x2 इंटू sf2 प्लस k2 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म लिख देते हैं, m1s² प्लस s f1 प्लस f2 प्लस k1 प्लस k2, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ एस। आ गया, ये आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहाँ चला जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और x2 पूरा कॉमन आ जाएगा, x2s अब पूरा कॉमन निकाल, 2s² प्लस s f2 प्लस f3 प्लस k2, ठीक है, इंटू ये वाली टर्म आ जाएगी ना, ये वाली टर्म आ जाएगी, इंटू m1s² प्लस s इंटू f1 प्लस f2 प्लस k1 प्लस k2, ठीक है, ये हो गया। माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी, अब s f2 प्लस k2 का होल स्क्वायर इंटू x2s, है ना, इक्वल टू fs इंटू m1s² प्लस s f1 प्लस f2 प्लस k1 प्लस k2, राइट। अब हम यहाँ से, अब देखो x2 क्या है, x2 हमारा आउटपुट था, x2 हमारा क्या था, आउटपुट, और fs हमारा क्या था, इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 बाई fs, ठीक है ना, तो x2 बाई fs हमारा यहाँ से निकल आएगा, सिंपली x2s अपॉन fs निकल आएगा, निकल आएगा ना। क्या करेंगे, x2 बाई fs करना है ना, तो ये fs इधर आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म यहाँ चला जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी समथिंग, एक पूरा एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करते, ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, है ना, ये आपका ये वाला टर्म न्यूमरेटर है,
और ये वाला टर्म डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर यहाँ पे लिख देंगे और ये डिनोमिनेटर लिख देंगे। तो ये आपका जो है x2s बाई एफ एस सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें हम पूरा सही से फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट के एनालॉगस सर्किट्स भी बनाएंगे। ठीक है, और सारा सिस्टम इक्वेशंस भी लिखेंगे। राइट, तो एग्जांपल आपका ये है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम दिया है तो हम उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा और हम कल इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर K2 है, यहाँ पर D2 है, राइट, और M1 M2 के बीच में K12 लगा है और यहाँ पर K3 और फिर एक डैम्पर D3 लगा है। K3 और D3 लगे हैं। ठीक है, और हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है x2, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है x3 और एक इस डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पर देखना है x1। ठीक है, और फोर्स हमारा यहाँ पर लगा हुआ है F और हमको इस सर्किट के लिए सॉल्व करना है। डिटरमाइन द सिस्टम इक्वेशंस ऑफ द, क्या निकालनी है, सिस्टम इक्वेशंस। ठीक है, पहला ये है, हमको सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करनी है। दूसरा हमको ये है ड्रॉ दी फोर्स वोल्टेज एनालॉगस और तीसरा है ड्रॉ दी फोर्स करंट एनालॉगस सर्किट। तो कल, आज हमने देख लिया कि ये कैसे बनाएंगे, कल हम ये देखेंगे कि फोर्स वोल्टेज सर्किट्स और फोर्स करंट सर्किट्स कैसे बनाएंगे अगर हमें ये दिया हुआ है सिस्टम। एक मैट्रिक्स बनानी है इस फॉर्म की x1 x2 s, ठीक है, इनटू सम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ s। इस तरह की एक मैट्रिक्स बनानी है। यस, थैंक यू।